स्लाइड नजर आ रही है ना आपको या नहीं? नो मैम। चलिए जी, अब आ गई? यस मैम। थैंक यू। अच्छा, अब इसमें जैसे आपको एक एग्जांपल गिवन है जिसमें एक प्रोजेक्ट है, उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, ए से लेकर एम तक हमने इनको लेबल किया है। हमने ये देखना है कि हम जब इसका नेटवर्क बनाएंगे, बल्कि नेटवर्क बनाने से पहले का ये काम है, पहले इसको करना ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें कोई रिडंडेंट एक्टिविटीज़ तो नहीं है कि जो भी हमारा रिलेशनशिप है, ऐसा तो नहीं है कि वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंसी शो कर रहा हो जबकि उसका जो आईपी है वो कम है। अभी आप देखें इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें जो थर्ड कॉलम है उसमें लिखा हुआ है डिपेंड्स अपॉन। तो डिपेंडेंसी एक अलग चीज़ होती है और आईपी अलग है, ठीक है। डिपेंड्स का मतलब है कि कौन कौन की ऐसी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड कर रहा है, और आईपी का मतलब होता है इमीडिएट प्रीडिसेसर। इमीडिएट प्रीडिसेसर हम उसे कहते हैं कि जो बिल्कुल उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से पहले वाली एक्टिविटी है, यानी जिस पर डायरेक्ट उसकी की डिपेंडेंसी बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे अगर आपके पास 3 एक्टिविटीज़ हैं ए बी सी। ए जो है वो आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है, उसमें आपको मेंशन है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका आईपी यानी इमीडिएट प्रीडिसेसर भी जाहिर है फिर कुछ नहीं होगा। बी एक्टिविटी जो है वो डिपेंड कर रही है ए पे और उसका आईपी भी ए है। इसका मतलब है यहाँ से हमें ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि जब ए एक्टिविटी एंड होगी तो हम बी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। जो थर्ड नंबर पे मेंशन है एक्टिविटी सी, उसमें आप देखें कि सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है डिपेंड्स अपॉन ए बी, लेकिन जो उसका आईपी यानी कि इमीडिएट प्रीडिसेसर बन रहा है वो सिर्फ बी है, ठीक है। अब इस फिगर को आप ज़रा थोड़ा सा गौर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि बी एक्टिविटी ए पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, और सी एक्टिविटी जो है उसका जो आईपी है यानी इमीडिएट प्रीडिसेसर वो बी है। तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि सी ए पे भी डिपेंड कर रहा है। कि एक तो चीज़ ये कि ये अंडरस्टूड बात है कि अगर बी एक्टिविटी एंड हो गई है तो जाहिर है ए एक्टिविटी एंड हुई थी तभी बी भी एंड हुई है, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड बात है ना। तो इसका मतलब है कि ऑल्दो सी इनडायरेक्टली तो डिपेंड कर रहा है ए पे, लेकिन ए जो है वो सी एक्टिविटी का आईपी नहीं है, यानी इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है, उनके बीच में एक एक्टिविटी बी आ रही है। तो ये जो नीचे आपको एरो बना हुआ नजर आ रहा है ना जिस पे लिखा हुआ है रिडंडेंट रिलेशनशिप, इसका मतलब है कि ये रिलेशनशिप आपने अपनी नेटवर्क डायग्राम में शो नहीं करना, इट इज़ अ रिडंडेंट, यूजलेस, ठीक है। बिकॉज अंडरस्टूड बात है कि सी अगर बी पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि ए एक्टिविटी खत्म हो गई थी तभी बी एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी ना, और फिर बी एक्टिविटी खत्म हुई है, इसका मतलब है अब हमारी सी एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जो पहला काम होता है वो ये कि आपने उसके आईपी देखने हैं, आपने ये देखना है कि कोई इररेलेवेंट डिपेंडेंसी रिलेशनशिप तो शो नहीं हुआ। अब यहाँ पे सी एक्टिविटी में आप देखें ये ए जो है ये रिडंडेंट था, तो हमने आईपी वाले कॉलम में से ए को रिमूव कर दिया। हमने सिंपल कहा ए इज़ द स्टार्टिंग एक्टिविटी, बी का आईपी जो है वो ए है और सी का आईपी जो है वो बी है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है? यस मैम। ठीक है, थैंक यू। अब हम इसको यहाँ पे एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देखते हैं। अब इसमें आपने क्या करना होगा, आपने वन बाय वन जाके ना बस सिंपल चेक करना है कि आपके जो फॉर एग्जांपल ऑलरेडी डिपेंडेंसी क्लियर हो रही है किसी और रिलेशनशिप के थ्रू, तो आप उस एक्टिविटी को फिर रिमूव कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो कॉलम बना हुआ है हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डिपेंडेंसी किस पे है। अभी आईपी वाला कॉलम इसका मतलब है आप खुद बनाएंगे, ठीक है। तो ए एक्टिविटी जो है वो ए बी दोनों स्टार्टिंग एक्टिविटी हैं, वो एज इट इज़ आ जाएंगी। सी जो है वो एक्टिविटी ए पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डी जो है वो ए बी और सी पर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली ई जो है वो ए बी सी पर डिपेंड कर रहा है। तो इनको अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ आप आइडिया ले सकते हैं कि कोई हमारे पास रिडंडेंट एक्टिविटी कौन सी है। मैम ए आ सकता है इसमें जो लिखा है। हाँ, हाँ, कौन सी वाली में किस एक्टिविटी का आईपी ए होगा? मैम ग्रेडिंग और एक्सकेवेशन में। हाँ, उसमें आप ये कहेंगे कि ए जो है वो क्या है, रिडंडेंट है, क्यों, इसका रीजन भी बता दें अगर आप। भैया ये वैसे बी और सी है। हम्म, मैम ये जो एक्स, जी जी,
मैम जो एक्सकेवेशन है मतलब वो ए पे डिपेंड कर रहा है, तो जब ठीक है एक्सकेवेशन हो जाएगी तो मतलब ए और सी जो है वो दोनों हो गए। ठीक है, इसका तो मतलब है कि अगर हमने सी लिख दिया है, इसका मतलब है ए ऑलरेडी एंड हो गया था ना, यस मैम। ऐसे ही है। इसका मतलब है यस। हम ए यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ है। जो आपकी डी एक्टिविटी है जिसमें ए बी सी लिखा हुआ था, उसमें से हमने ए क्रॉस कर दिया, क्योंकि सी जब आपने लिख दिया इसका मतलब है सी इज ऑलरेडी डिपेंडिंग अपॉन ए, तो आपको यहाँ पे ए लिखने की जरूरत नहीं है, ए उसका आईपी नहीं बनेगा। सिमिलरली बिल्कुल डी एक्टिविटी में भी यही होगा, वहां भी ए बी सी लिखा हुआ है, सॉरी डी नहीं ई में, जो ए बी सी लिखा हुआ है इसका मतलब है जब आपने सी लिख दिया इट मीन्स ए हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड, तो यहाँ से भी आप ए को रिमूव कर देंगे जो ये रेड कलर से क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, नीचे अगर हम एफ एक्टिविटी को देखें तो बी एक्टिविटी पर डिपेंडेंसी होगी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द स्टार्टिंग एक्टिविटी। सी पे अगर आप जाके देखें सी इज डिपेंडिंग अपॉन ए, तो ठीक है यहाँ पे ए हमने वैसे ही नहीं लिखा हुआ। जे और एम जो है वो भी किसी पर डिपेंड नहीं करे, वो भी इसका मतलब है आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटीज हो गई ना। जब भी डैश या क्रॉस लगा होगा इसका मतलब है वो किसी पर डिपेंड नहीं करी, इट मीन्स वी कैन स्टार्ट देम टुगेदर। ठीक है, तो यानी एफ में से हमें कोई रिडंडेंट नजर नहीं आई। अब नीचे आप अगर जी में आए तो जी में लिखा हुआ है बी सी डी ई के। ठीक है, तो इसमें बी और सी हमने क्यों निकाला? मैम जो डी है वो बी और सी पे डिपेंड कर रही है ना, ए बी और सी पे। ठीक है तो ठीक है अगर गुड। डी हो गई है तो मतलब डी और सी जो है वो हो चुकी है ऑलरेडी, बी और सी सॉरी। ठीक है सही गुड। आप देखिए डी, अगर आप एक्टिविटी को जाके देखें तो डी का जो आईपी बनेगा वो बीसी है। इसका मतलब है यहाँ पे जी के सामने हमें बीसी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल ना वन बाय वन जिस पे वो डिपेंड करे ना उस एक्टिविटी को जाके देखना है कि उसका आईपी क्या है। ठीक है, उसका आईपी अगर ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है तो वो फिर रिडंडेंट होगी टर्म यहाँ से, तो इसका मतलब है बीसी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, उन पे हमने क्रॉस लगा दिया। ई पे जाके चेक करें तो ई में भी बीसी लिखा हुआ है। ठीक है, के पे जाके चेक करें तो के हमारी स्टार्टिंग एक्टिविटी है, तो वो भी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक, यानी यहाँ से हमने दो को रिमूव कर दिया। अब एच में अगर आप देखें दैट इज पोरिंग कंक्रीट, उसमें हमने डी और ई पे क्रॉस लगाया है, किस वजह से? क्योंकि ये डिपेंड कर रही है कौन सी एक्टिविटी पे? जी पे। ठीक, अब जी पे आप जाकर अगर देखें तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? डी ई के। इसका मतलब है डी ई कवर हो रहे हैं ना जी के अंदर, जी के अंदर ऐसे ही है। यस मैम। ठीक है, जी में डी ई के सब कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इस एच का जो आईपी है वहां से हम डी ई को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एफ हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, एफ एफ आ गया, एफ हमारा बी सी जे एम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा एल हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज एल भी एक हमारी स्टार्टिंग एक्टिविटी है, तो वो भी हम रिमूव नहीं कर सकते इस तरह से। तो हमने बस ये देखना है आपने, ये आसान सी चीज़ है, इसको आप बजाय के नेटवर्क बनाएंगे ना फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो वो चीज़ मुश्किल होती है। तो बेहतर होता है कि नेटवर्क बनाने से पहले आप सिंपल कॉलम जो आपको गिवन है डिपेंडेंसी रिलेशनशिप का, उसमें वन बाय वन जाके हर एक्टिविटी का आईपी चेक करें कि कौन सा जो एक्टिविटी है वो ऑलरेडी डिपेंडेंटिंग रिलेशनशिप में क्लियर हो रही है, यानी वो रेपुटेशन नहीं हो रही। ठीक है, तो ये आपका फिर कॉलम बन जाएगा आईपीए यानी इमीडिएट प्रीडिसेसिंग एक्टिविटी। फिर आप अब इसका नेटवर्क बना सकते हैं जो भी आपको बनाना है, चाहे एक्टिविटी ऑन एरो बनाना है या एक्टिविटी ऑन नोड बनाना है। ठीक है, तो ये जनरली आपको मेंशन होगा अगर आप से कहा जाएगा ना कि आपने आईपी को चेक करना है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट एक नेटवर्क गिवन है, सॉरी रिलेशनशिप गिवन है, तो इट मीन्स उसमें से आईपी मोस्टली उसमें से जो रिडंडेंट एक्टिविटीज होती हैं वो रिमूव हुई भी होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए वरना हम चलते हैं आगे। नो मैम। ये आपने खुद करनी है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल डाली थी। ये जैसे एक्टिविटीज़ हमारी हैं ए से लेके कहाँ तक? एम तक। अब यहाँ पे एक आपको दो एक्स्ट्रा नजर आ रही होंगी, स्टार्ट एक्टिविटी एस टी से जो लेबल हुआ है और एक फिनिश एक्टिविटी एफ एन, यानी ये सिंपल हम ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि अच्छा ये एंडिंग और स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, ये कोई एक्टिविटी हो भी सकती है या हो सकता है सिर्फ हमने लॉजिक देने के लिए नाम रखा हो। ठीक है, तो अब आप देखें ये एस टी मीन्स ये आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी पर डिपेंडेंसी हो रही है। बाकी आगे ये सारा ये भी कुछ कंस्ट्रक्शन टाइप का प्रोजेक्ट है, उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक, तो अगर कोई रिडंडेंट है तो आप उसको रिमूव कर देंगे, अदरवाइज ये है कि आप उसको देख सकते हैं दोबारा से। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें हम टाइम कैलकुलेट करेंगे।
जी विजिबल हुआ आपको लोगों को लेक्चर नंबर 9? नो मैम। अच्छा, जी अब हो गए? यस मैम। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब जो हमने काम करना है वो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट आप कह लें टॉपिक है, जिसमें हम क्रिटिकल पाथ की कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, तो अब जाहिर है प्रोजेक्ट तो आपके बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, मे बी उसमें 100 एक्टिविटीज़ हों। ठीक है, इसके अलावा वो मे बी 5-6 साल तक की ड्यूरेशन के भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली हमने सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, तो हम मेरा नहीं ख्याल कि कोई 15-20 एक्टिविटी से ऊपर जाएंगे। ठीक है, 15 मेरे ख्याल में मैक्सिमम होंगी। उन्हीं के थ्रू आपने ये देखना होगा कि आपने नेटवर्क कैसे बनाना है। ठीक है, और नेटवर्क बनाने के बाद फिर उसका ओवरऑल स्केजुअलिंग कैसे करनी है। स्केजुअलिंग जब हो जाएगी तो उसी के बाद फिर लास्ट स्टेप जो होता है वो क्रिटिकल पाथ की कैलकुलेशंस का होता है। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें हमने पहले डिस्कस की थी, लेकिन चूंकि अब हमने प्रॉपर न्यूमेरिकल करना है तो हम इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है। क्रिटिकल पाथ इज़ द पाथ थ्रू द नेटवर्क दैट टेक्स द लॉन्गेस्ट टोटल टाइम। इट देयरफॉर डिटरमिन्स द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम द प्रोजेक्ट कैन बी completed। यानी क्रिटिकल पाथ सबसे ज़्यादा जो भी आपके नेटवर्क में लॉन्गेस्ट पाथ बन रहा होगा उसे हम क्रिटिकल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि उस टाइम से पहले जो क्रिटिकल पाथ के थ्रू आपका निकला है, आपका प्रोजेक्ट किसी सूरत कंप्लीट नहीं हो सकता, यानी उतना टाइम आपको लगना ही है। ठीक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द एक्टिविटीज़ मैम दैट आर। जी। मैम लॉन्गेस्ट टोटल टाइम तो हम्म। शॉर्टेस्ट ही होना चाहिए। नहीं, वो लॉन्गेस्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस एक्टिविटी में हम डिले नहीं ला सकेंगे। क्रिटिकल पाथ वो होगा, उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें फॉर एग्जांपल अगर एक एक्टिविटी 2 दिन की है, एक 5 की है, एक 7 दिन की है, तो इनको इसी टाइम में कैलकुलेट जो है हमें कंप्लीट करना चाहिए। बाकी जो पाथ्स होंगे ना उनमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होगी। ओके मैम। ठीक है, अगर आप इसको डिले करेंगे ना तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्रिटिकल कह रहे हैं। ठीक, it is important to know that activities that are on the critical path, these activities are not more important than the others, but they have the least scheduling flexibility। ठीक है, तो जो बात अभी मैंने आपको बताई कि ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम अगर इम्पॉर्टेंट का वर्ड यूज़ कर भी रहे हैं तो वो इस वजह से करेंगे कि दे हैव लीस्ट स्केड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यानी उसके शेड्यूल में आप डिले अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको कह रहे हैं क्रिटिकल। ऐसा नहीं है कि बाकी एक्टिविटीज छोड़ के आप ये कर लेंगे तो आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्रिटिकल पाथ रिक्वायर्स मोर केयरफुल मॉनिटरिंग बिकॉज इफ दे आर नॉट completed on time the project will be late unless the subsequent activities are completed in less than the scheduled time। यानी अगर आप इन एक्टिविटी में डिले लेकर आएंगे तो या तो आपको इनके बाद वाली एक्टिविटीज़ अपने टाइम से पहले कंप्लीट करनी पड़ेंगी, अदरवाइज अगर वो अपने टाइम से पहले कंप्लीट नहीं हो रही तो हर सूरत आपके प्रोजेक्ट में डिले आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका 4 मंथ्स का प्रोजेक्ट है तो मे बी उसको 5 मंथ्स भी लग सकते हैं। क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी होंगी? एन एक्टिविटी दैट हैज़ अ टोटल फ्लोट इक्वल टू 0, यानी फ्लोट एक टाइम होगा, यानी फ्लेक्सिबिलिटी कह लें आप जिसको हम स्लैक भी कहते हैं कि वो अवेलेबल है आपके पास या नहीं। तो क्रिटिकल एक्टिविटी के केस में वो अवेलेबल नहीं होगा। 0 का मतलब है नो डिले इज पॉसिबल। ऑल एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ आर नॉन एज क्रिटिकल एक्टिविटीज। फ्लोट या स्लैक क्या है? इट इज़ द टाइम अवेलेबल to retard or advance the start time of an activity without delaying the completion of the project। यानी फ्लोट या स्लैक वो टाइम होगा कि जितना डिले हम ला सकते हैं किसी एक्टिविटी में। तो इसका मतलब है हो सकता है जो आपकी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें किसी किसी में 2 दिन का स्लैक अवेलेबल हो, किसी में 4 दिन का, किसी में 10 दिन का। ठीक, लेकिन जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो क्रिटिकल इसीलिए हैं क्योंकि उनमें फ्लोट और स्लैक जो है वो 0 अवेलेबल है। अच्छा, अब जब हमने कैलकुलेट करना है टाइम नेटवर्क का हर एक्टिविटी का, तो हमने ये 4 जो फिनोमेना है इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करने होंगे तो ही हमें पता चल सकता है कि किस एक्टिविटी का कितना स्लैक अवेलेबल है। ES रिप्रेजेंट कर रहा है अर्लीस्ट टाइम दैट एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट assuming that all preceding activities start as early as possible। यानी अर्लीस्ट आप किसी एक्टिविटी को कब स्टार्ट कर सकते हैं वो होगा हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, EF रिप्रेजेंट कर रहा है अर्लीस्ट फिनिश टाइम को,
यानी जल्द से जल्द भी आप अगर किसी एक्टिविटी को ख़त्म कर सकते हैं तो वो कितना टाइम होगा, ठीक। LS स्टैंड्स फॉर लेटेस्ट टाइम, यानी डिले अगर आप लेकर आ रहे हैं तो लेट से लेट भी अगर आप किसी एक्टिविटी को कर रहे हैं तो उसको कितना लेट कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू दैट इट विल नॉट डिले द प्रोजेक्ट। Similarly, LF will represent the latest time the activity can be delayed, यानी कितना आप लेट टाइम को या फिनिशिंग टाइम को डिले ला सकते हैं विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। तो ये 4 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कैलकुलेट करने होंगे थ्रू आउट द नेटवर्क हर एक्टिविटी के। अच्छा, जब आप ये चारों चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं हर एक्टिविटी के लिए तो आपको क्या कुछ मिल जाएगा, यू विल हैव द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, स्लैक टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी एंड द क्रिटिकल पाथ। ये 3 चीज़ें आपको, ये 3 इंफॉर्मेशंस आपको मिलेंगी। अब क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशंस के लिए हमें 2 फेजेस में काम करना पड़ता है, वन इज़ कॉल्ड द फॉरवर्ड पास एंड द अदर इज़ कॉल्ड द बैकवर्ड पास। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास कैलकुलेट करने के ये स्टेप्स हैं, ठीक है। ये जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं एक दफ़ा वैसे आप इसको देख लें ताकि आपके जहन में थोड़ा सा कुछ व्यू बन जाए कि क्या कैसे काम हो रहा होगा। कि जब आपने फॉरवर्ड पास कैलकुलेशंस करनी है तो आपने क्या करना है, यू विल स्टार्ट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम एंड वर्क टूवर्ड्स द राइट साइड। इसका मतलब है अब आपका ना नेटवर्क तो बन चुका है ना, ठीक। और अभी हमने चूंकि एक्टिविटी ऑन एरो का नेटवर्क बनाना सीखा है तो हम उसी के एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, ठीक। कि अब आपने यानी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और मूव करना है टूवर्ड्स राइट साइड। फॉर ईच बिगनिंग एक्टिविटी ES इज इक्वल टू 0। अब कुछ ना हम अजम्पशन लेंगे इन ऑर्डर टू मेक अवर कैलकुलेशंस सिंपल। हम हमेशा जब स्टार्टिंग एक्टिविटी लेंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि अच्छा वो 0 डेज से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 0 डेज से स्टार्ट हो रही है, फिर हम देखेंगे कि उस एक्टिविटी का अपना टाइम कितना है। फॉर एग्जाम्पल 5 डेज है। फिर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अच्छा अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस एक्टिविटी टाइम, यानी कि अगर हम एज्यूम करें वो 5 था, वो इक्वल हो जाएगा अर्ली फिनिश टाइम के। यानी अगर 5 डे की एक्टिविटी है तो जल्द से जल्द भी अगर वो ख़त्म हो रही है तो वो 5th डे पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक। फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी इस एक्टिविटी के बाद की जो एक्टिविटी होगी, हम यहाँ पे ये अजम्पशन ले रहे हैं कि जैसे ही कोई एक्टिविटी ख़त्म हुई है हम उसी दिन अगली वाली एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, ES इज इक्वल टू EF ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी, यानी जो पिछली एक्टिविटी एंड हुई उसका जो अर्ली फिनिश टाइम था वही वाला अर्ली स्टार्ट टाइम बन जाएगा बाद वाली एक्टिविटी का, ठीक। If an activity has multiple immediate preceding activities, then set its early start time equal to the largest EF of its immediate predecessor। ये भी आपको नहीं समझ आएगा, इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो क्लियर होगा। तो अभी थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया, अभी बाकी नहीं हुआ तो हम वो एग्जाम्पल से करके देखेंगे। ये भी हम नहीं देख रहे, एक दफ़ा फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन हो जाएंगी तो फिर हम इसके ऊपर आएंगे। अच्छा, अब चूंकि हमने जब टाइम कैलकुलेट करना है तो हम, इसका मतलब है हम 3 स्टेप से हो चुके हैं। कौन सा वाला, एक तो हम अपने प्रोजेक्ट का WBS बना चुके हैं, ठीक है। दूसरा काम हम उनका इमीडिएट प्रीडिसेसर रिलेशनशिप भी देख चुके हैं, ठीक है। तीसरा काम कि हम नेटवर्क भी बना चुके हैं। यानी ये 3 काम हमारे हो गए हैं, उसके बाद ही हम अपना क्रिटिकल पाथ पे आएंगे। तो हम ये अज्यूम करते हुए कि वो तीनों चीज़ें हमें समझ आ चुकी हैं, हमने ये नेटवर्क बना लिया, ठीक। अब यहाँ पे चूंकि ये इतनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं कि यहाँ हमने डायरेक्ट एक्टिविटी का नाम लिखा हुआ है, लोकेट, इंटरव्यू, हायर एंड ट्रेन। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे आपको कुछ लेबल्स ही नजर आएंगे ABCD वगैरह की फॉर्म में, ठीक। अच्छा, अब एरो आपको नजर आ रहा है बिकॉज एरो के ऊपर हमने एक्टिविटी रिप्रेजेंट करनी है, क्योंकि हम एक्टिविटी और एरो की एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर आप देखिए, आपने एक तो नाम रिप्रेजेंट किया हुआ है या लेबल होगा, प्लस उसकी ड्यूरेशन लिखी हुई होगी, ठीक। जैसे कि 8 वीक्स, 4 वीक्स, 9 वीक्स, या डेज भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं अगर कोई आपका बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो। अच्छा, अब ये जो आपको नोट्स नज़र आ रही हैं, इनका पर्पस समझ आ रहा है ना, क्या है, क्यों बनी हुई है नोट्स? कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। जी, ठीक है, गुड। यानी एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, ये एक माइलस्टोन अचीव हो गया है, ठीक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने 1 बाय 1 हर एक्टिविटी के ना, चूंकि हम फॉरवर्ड पास कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हमें हर एक्टिविटी के साथ 2 टाइम एसोसिएटेड हैं जो हमें कैलकुलेट करने हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्ली फिनिश टाइम, ठीक है। ये 2 चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे फॉर फॉरवर्ड पास। जब हम बैकवर्ड पास पे जाएंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब इसको लेबल करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। अभी आपको डिफरेंट एग्जांपल्स भी नजर आएंगी। तो मोस्टली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक बॉक्स सा बना के यूं L शेप में, नीचे सेंटर में T जो आपको नजर आ रहा है वो टाइम बता रहा होगा, यानी ड्यूरेशन उस एक्टिविटी की कितनी है। ES जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और EF यानी कि फिनिशिंग टाइम राइट साइड पे।
और इनके ऊपर ना LS और LF लिखा जाता है। अगेन आप डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंटेशन नजर आएगी, लेकिन आप किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने स्टार्ट करना है अपनी लेफ्ट साइड से और हमने फिर टूवर्ड्स द एंड मूव करना है। तो ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है ऊपर वाली एक्टिविटी के 8, इसका मतलब है इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन 8 है, ठीक है। नीचे जो आपको नजर आ रहा है 4, इसका मतलब है इसकी ड्यूरेशन 4 है। अब ये चूंकि दोनों स्टार्टिंग एक्टिविटी है ना, पैरेलल में हम इनको स्टार्ट कर सकते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं कर रही। तो आप देखिए हमने जो भी फर्स्ट रूल पढ़ा था वो ये कि हम इनको का जो ES यानी अर्ली स्टार्ट टाइम है वो 0 ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा 0, यानी ये अर्ली स्टार्ट टाइम है इन दोनों एक्टिविटीज का, ठीक है। ये उसकी ड्यूरेशन हो गई। अब अर्ली फिनिश टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, जो ये भी उसकी अभी हमें duration पीछे फॉर्मूला देना है जी, ठीक है। यानी 0 + 8, तो आपका अर्ली फिनिश टाइम इस एक्टिविटी का क्या निकला है 8। सिमिलरली जो आपकी दूसरी एक्टिविटी है वो क्या होगी 0 + 4, तो उसका अर्ली फिनिश टाइम निकला है 4, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है? Yes, ma'am. यस ठीक, थैंक यू। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब इसका मतलब है कि अब हम आते हैं ऊपर 2 नोड पे। 2 नोड पे फिर हमारे पास ना 2 एक्टिविटीज आगे स्टार्ट हो रही हैं। अब हमने पीछे एक थर्ड पॉइंट में ये अजम्पशन भी पढ़ी थी कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लीफिकेशन कि जैसे ही हमारी एक एक्टिविटी खत्म हुई हम उसी डे पे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है ये जो 2 एक्टिविटीज आपको नजर आ रही हैं, ये वाली और ये वाली, चूंकि इनकी जो प्रीवियस एक्टिविटी थी, जो इनका IP था वो 8th डे पे खत्म हो रहा था, इसका मतलब है ये 8 आप उठाकर यहाँ पे ले आए इन दोनों जगह पे, यानी हम 8 डे पे इन दोनों एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आप देखिए ये 4th डे पे ये एक्टिविटी खत्म हुई थी, तो ये ब्लू एरो से जो बना हुआ है ये बता रहा है कि इसका मतलब है 4th डे पे हम इस अगली वाली एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सेंटर में क्या लिखेंगे, इन आगे वाली एक्टिविटीज की ड्यूरेशन, कि उनका कितना टाइम है, Yes. वो आप हमने लिख दिया 6, 11, 9। अब ये आगे कैसे आया 14, 19, 13 ऐड हुआ है उसमें ऐड हुए हैं, एक में। ठीक है। ये जी बिल्कुल, ये देखें आप 8 + 6 किया हमने, ठीक है। 8 + 6 क्या हो गया 14। यहाँ पे हमने 8 + 11 किया, ठीक, ये आपको मिल गया 19। यहाँ पे 9 + 4 किया तो ये आपको मिल गया 13, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये 14 डे पे ये एक्टिविटी खत्म हुई है, तो ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 14 14, आ जाएगा। ठीक है। और फिर इसकी ड्यूरेशन में 14 ऐड करेंगे तो इसका फिनिश टाइम आ जाएगा, वो हमने ये किया, ठीक। तो अब हमारे पास मल्टीपल, अब हमारे पास जो आप देखें 5th नोड है ना, वहाँ पे 3 एक्टिविटीज एंड हो रही हैं। जी सॉरी, कुछ पूछ रही हैं? मैम ड्यूरेशन जो है जैसे 3 वो सेंट ये गिवन होगी हमें? जी जी बिल्कुल, ड्यूरेशन तो गिवन होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आपको कहा जाए मे बी कि आप खुद से ड्यूरेशन भी एज्यूम कर लें, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर ज़ाहिर है उस केस में सबके डिफरेंट अजम्पशन होंगे और सबके डिफरेंट फिर टाइम बनेगा प्रोजेक्ट का। तो जनरली अगर आप एक फिक्स रोल किया नंबर जाएगा के तो हिसाब से assumption, assume हाँ करना। बिल्कुल ऐसे हो सकता है, तो फिर आपकी ड्यूरेशन डिफरेंट बन रही होगी। अच्छा मुझे ये बताइए देख के कि ये लास्ट वाली एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होगा? 19 ऐड 13 क्यों नहीं होगा, कम नहीं लेना चाहिए हमें? नहीं मैं मैम वो जब पिछली ये स्लाइड पे नोट लिखा हुआ 5th था। के पीछे जो 19 वाली है वो खत्म होगी तो तब, यानी 2 और 5 का जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो जब कंप्लीट होगा, वो डिपेंडेंट है इस पे, तो फिर ही ये होगी ना। मैम ठीक पिछली है, स्लाइड पे लिखा हुआ था ना कि अगर मल्टीपल पाथ एंड हो रहे हो तो टेक द लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, बिल्कुल गुड। अच्छा वो एक तो हमने लिख भी दिया था, उसको रूल भी बनाया था, लेकिन आपको उसकी लॉजिक भी पता होनी चाहिए कि देखें आप ये 3 एक्टिविटीज है ना, इन तीनों पे डिपेंड कर रही है ना ये लास्ट वाली एक्टिविटी। इसका मतलब है जब तक ये तीनों खत्म नहीं होंगी हम उसको शुरू नहीं कर सकते। तो जब ये 19 डे वाली एक्टिविटी खत्म ही नहीं होगी तो बेशक वो जो एक एक्टिविटी 17 डे पे भी खत्म हो रही है, एक 13 डे पे भी खत्म हो रही है, लेकिन हम अगली वाली को स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो 19 पे जो एंड हो रही है उस पर भी तो डिपेंडेंसी है ना उसकी। तो इसका मतलब है जब ये 19th डे वाली एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट यानी जो बिगर वैल्यू है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो 19 अच्छा आ मैम, जाएगी। ये लाइन डायरेक्ट लगी हुई है ना, तो इनके ऊपर एक्टिविटी के नाम वगैरह नहीं लिखे ना, तो ये कंफ्यूज भी कर देती है कि रिडंडेंट तो नहीं है कहीं, जैसे वो थोड़ी जी देर पहले हमने जी जी, वो रिडंडेंसी मैंने वाला इसलिए कहा देखा। था हाँ कि वो जो है ना रिडंडेंसी वाला काम फिर आप नेटवर्क बनाने से पहले करेंगे। तो जब आपका नेटवर्क बना हुआ है ना इसका मतलब है हाँ, इसमें रिडंडेंसी रिमूव हुई हुई है, वरना तो फिर बहुत रिमूव हुई कंफ्यूज। है।
ठीक है। यस अब आप देखें ये 19 बाहर आ गया, ठीक है। 19 + 1 यानी 20। इसका मतलब है कि अभी जो आपने फॉरवर्ड पास कैलकुलेशंस की हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ये पता चला कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो 20 डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस यस मैम। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये, वैसे तो ये जो पीछे 4 पॉइंट लिखे हुए थे आपको याद रहेंगे ही, लेकिन आप ये देखें थोड़ा सा कि हमने पीछे ना जब एक्टिविटी के रिलेशनशिप्स पढ़े थे तो दो चीज़ें पढ़ी थी, दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, मर्ज और बर्स्ट का। याद है कुछ? मर्ज क्या होता है, बर्स्ट क्या होता है? यस मैम, मर्ज होता है जहाँ पे दो एक्टिविटीज आगे एक नोड बना रही हो, और बर्स्ट होता है जहाँ से एक नोड से दो निकल रही है। ज्यादा नहीं। ठीक है, बिल्कुल। अब आप देखिए मोस्टली ना इससे थोड़ी सी वैसे ही याद रखने के लिए चीज़ है कि ये वाली जो सिचुएशन है ना ये मर्ज की बन रही है ना। यस यस मर्ज की बन रही है तो मोस्टली जब फॉरवर्ड पास आप कैलकुलेट करते हैं ना तो मर्ज की सिचुएशन जहां भी आ रही होती है ना वहां से आपको ना बिगेस्ट नंबर आगे चूज करना होता है। ठीक है, जैसे ये 17 है, 19 है, 13 है, तो यू विल चूज 19। ठीक है, तो फॉर इससे थोड़ी सी जरा आपको याद रहेगी चीज़ कि हमने कौन सी, वैसे तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे भी आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन वैसे याद रखने के लिए कि अच्छा जब हम फॉरवर्ड पास कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो जनरली जब हमें कन्फ्यूजन होती है ज़्यादा टाइम्स में तो वो एक मर्ज की सिचुएशन होती है और उस केस में हम बिगेस्ट वैल्यू को प्रेफर करते हैं। जब आप बैकवर्ड पास कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी आपको कंफ्यूजन नजर आएगी वो आपको आएगी बर्स्ट की सिचुएशन में। ठीक है, और बर्स्ट की सिचुएशन में क्या करना है फिर हम वो देखते हैं आगे बैकवर्ड पास कैलकुलेशन में। अच्छा, अब आपने क्या करना है, फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन करके आपको ये तो आइडिया हो गया कि आपका प्रोजेक्ट 20 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो लेकिन अभी यहाँ पे हम काम क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमें ये भी पता चल जाए कि हर एक्टिविटी में स्लैक कितना अवेलेबल है और क्रिटिकल पाथ कौन सा है। ठीक है, तो वो वाला काम करने के लिए हमें ये दो मजीद जो पैरामीटर्स हैं ये भी कैलकुलेट करने हैं, यानी LS और LF, यानी लेट स्टार्ट और लेट फिनिश। यानी अगर आपने किसी एक्टिविटी को लेट भी स्टार्ट करना है तो लेट से लेट भी आप उसको कितना लेट स्टार्ट करेंगे, और लेट फिनिश मींस अगर कोई एक्टिविटी लेट फिनिश हो रही है तो कितना मैक्सिमम लेट फिनिश हो सकती है कि आपके प्रोजेक्ट में डिले ना आए। तो अब इस सूरत में हम अगर ये देखना चाह रहे हैं कि आपने अपने प्रोजेक्ट को 20 डेज में ही कंप्लीट करना है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी लास्ट एक्टिविटी, अब आपने रिवर्स में चलना है ना, अब आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो ये जो आपको आपको पता है कि अर्ली फिनिश टाइम था ना लास्ट एक्टिविटी का 20, हमने वही टाइम लेना है लेट फिनिश टाइम भी। ये हम इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि अगर आपने इसको फिक्स नहीं किया तब तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। तो आप ये चाह रहे हैं कि लेट से लेट भी अगर आपका प्रोजेक्ट हो, लास्ट एक्टिविटी वो 20 डे पे ख़त्म हो जाए, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट 21, 22, 23 डेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाले पॉइंट्स हम एक दफ़ा इसको रीड कर रहे हैं आप, फिर हम इसको देखते हैं ये वाले बैकवर्ड पास कैलकुलेशंस के, कि इसमें अब हमने क्या करना है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड एंड मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अब क्या होगा, यूज द लार्जेस्ट EF एज द LF ऑफ ऑल एंडिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये भी आपको डायग्राम से समझ आती है चीज। अब आपने क्या करना है, LS कैसे कैलकुलेट करना है, जो लेट फिनिश टाइम होगा उसमें से एक्टिविटी का टाइम माइनस करेंगे तो लेट स्टार्ट टाइम आ जाएगा। ठीक, और जो लेट स्टार्ट टाइम फॉलोइंग एक्टिविटी का होगा वो प्रीवियस वाली का प्रीसीडिंग का लेट फिनिश टाइम बन जाएगा। और अगर एक एक्टिविटी के मल्टीपल इमीडिएट फॉलोइंग एक्टिविटीज होंगी देन एक्टिविटीज LF इक्वल टू द स्मॉलेस्ट LS ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये चीज़ें अभी आपको शायद नहीं क्लियर हो रही हूँ, ये हम एग्जाम्पल से ही देखते हैं। ठीक है, एक तो ये बात समझ आ गई कि हमने लास्ट एक्टिविटी का जो लेट टाइम लिया है वो हमने 20 ही लिया है, वो क्यों लिया है ये क्लियर है? यस यस मैम मैम। ठीक है ना, क्योंकि हमने फिक्स करना है, हम 20 डेज से ऊपर नहीं जाना चाहते। तो जो लास्ट एक्टिविटी का अर्ली फिनिश टाइम था हमने उसका लेट फिनिश टाइम भी 20 कर दिया। ठीक, अब हमने बैकवर्ड मूव करना है, इसका मतलब है 20 - 1 करेंगे तो इसका लेट स्टार्ट टाइम आ जाएगा जो कि है 19। ठीक, अब हमने ये कहा कि वही वाली अजम्पशन जो हमने पीछे की थी कि अगर एक एक्टिविटी किसी डे पे स्टार्ट हो रही है, हमने ये अज्यूम करना है कि पिछली वाली एक्टिविटीज उसी डे पे एंड हो गई थी। इसका मतलब है हम इन तीनों में जो पिछली एक्टिविटीज है 19, 19, 19 मूव कर देंगे, यानी ये 19 डे पे खत्म हुई थी तो हमने इसको 19 डे पे स्टार्ट कर लिया था। अब अगेन हम क्या करेंगे, हम इसके इन तीनों एक्टिविटीज के LS कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, 19 - 3। माइनस कर ठीक है, देते हो गया जी। यहाँ पे आ जाएगा अगेन 19 - 11। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 19 - 9। तो ये आपको लेट स्टार्ट टाइम पता चल गया सबके। ठीक है, इसका 16 हो गया, इसका 8 आ गया, इसका 10 आ गया, यानी ये LS है, लेट स्टार्टिंग टाइम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मज़ीद पीछे मूव करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी 16 आया था, 16 इसका लेट स्टार्ट टाइम था, इसका मतलब है इसकी पिछली वाली एक्टिविटी का फिनिश टाइम 16 हो सकता है।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें ये 10 था, यानी 10 डे पे ये लेट से लेट भी स्टार्ट हुई तो 10th डे पे स्टार्ट होगी, इसका मतलब है इससे पिछली एक्टिविटी 10 डे पे फिनिश होगी, सही। अब यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, 10 माइनस 4 करेंगे, ये हमें 6 मिल गया, ठीक। यहाँ पे हम करेंगे 16 माइनस 6, तो यहाँ पे 10 मिल गया, ठीक। और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका मतलब है अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या चीज़ मूव करेगी, ठीक। एक एक्टिविटी हमारी रह गई है। अब यहाँ से आप ज़रा बताइए सोच के मुझे कि जो फर्स्ट वाली एक्टिविटी है उसका LF क्या होगा। मैम मैम 10 होगा, नहीं सॉरी सॉरी होगा सॉरी मैम। 8 होना चाहिए, 8 होगा। 8 मैम होगा 8 ना, होगा। ठीक है। 8 क्यों 8 होगा होना चाहिए सामा। क्योंकि अच्छा सामा बोलो। मैम क्योंकि लाइक हम 2 इवेंट को अगर प्रोसीड करना चाह रहे हैं तो वो तब होगा जब एटलीस्ट हम 8 शुरू करें। अगर हम 10 पे शुरू करेंगे तो हम ये भी 10 पे शुरू करेंगे ना मैम, तो ये 10 पे शुरू किया तो वो 2 वीक्स बढ़ जाएंगे। हाँ ठीक है, यस ठीक है, हम ये कह रहे हैं, ठीक है गुड, कि आप ये कह रहे हैं कि आपने लेट से लेट भी फिनिश, अगर अगर आप ये देखें, हम ये इसका मतलब ये है ना कि अगर हम लेट से लेट भी स्टार्ट कर रहे हैं इस एक्टिविटी को तो वो 8th डे पे स्टार्ट होनी चाहिए, इसका LS 8 है, और इसको स्टार्ट करने के लिए इसका फिर 8 डे पे खत्म होना जरूरी है ना, इसका मतलब है हम यहाँ पे छोटी वाली वैल्यू लेकर आएंगे। अब आप देखें, जो मैंने आपको पीछे बात बताई थी कि जब हम फॉरवर्ड पास कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो मोस्टली मर्ज की सिचुएशन में हमें चूज करना पड़ता है और उसमें हम बिगेस्ट वैल्यू को प्रेफर करेंगे। यहाँ पे आप देखें ये बर्स्ट वाली सिचुएशन बन गई ना, ये वाली जो 2 इवेंट पे शो हो रहा है कि ये एक नोड है, यहाँ से मल्टीपल एक्टिविटीज निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये बर्स्ट की सिचुएशन है। बर्स्ट की सिचुएशन में बैकवर्ड पास कैलकुलेशन में हम स्मॉलर वैल्यू को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए हमने 10 और 8 में से 8 को चूज किया। अगर आपके पास हो सकता है अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, यहाँ पे 3-4 और मजीद एक्टिविटीज हो, तो आपको ये चीज़ अगर क्लियर होगी ना कि हमने हमेशा छोटे वाले टाइम को लेकर आना है, तो फिर आपके कैलकुलेशंस ठीक होंगी। अब पीछे हम इसका मतलब है लेट से लेट भी अगर हमने फिनिश करना है तो उसको हमें हर सूरत 8 डे पे फिनिश करना पड़ेगा। 8 माइनस 8 विल गिव यू 0, तो ये आपका फिर सारे के सारे टाइम कैलकुलेट हो गए, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये 4 पैरामीटर्स कैलकुलेट किए। अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क है वो ये कि हमने क्रिटिकल पाथ या स्लैक कैलकुलेट करना है। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो हो सकता है आप इसी स्टेज पे देखते साथ ही बता दें, लेकिन अगेन आपको हर एक्टिविटी का भी स्लैक पता होना चाहिए। अब स्लैक फाइंड करने का क्या तरीका है कि आप सिंपल जो हैं उनके या तो अर्ली स्टार्ट लेट स्टार्ट टाइम को माइनस कर दें, या फिर अर्ली फिनिश और लेट फिनिश टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको उसका स्लैक मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप करेंगे 10 माइनस 8 2 आ गया, ठीक है। 16 माइनस 14 करेंगे तो भी 2 आ जाएगा, तो इनमें से कोई भी आप यूज़ करेंगे सेम आएगा, तो इसका स्लैक 2 है यानी कि। सिमिलरली इनको आप सब्ट्रैक्ट करें 16 माइनस 14 या फिर 19 माइनस 17, तो इसका स्लैक कितना आया 2, ठीक। इस तरह यानी आपने हर एक्टिविटी का ना स्लैक कैलकुलेट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें 0 माइनस 0 8 माइनस 8 0, यानी इसका स्लैक 0 है। 8 माइनस 8 19 माइनस 19 0, ये हो गया। 19 माइनस 19 या 20 माइनस 20 दोनों केसेस में हमें मिलेगा 0, ठीक। यहाँ पे हम करें 6 माइनस 0 या 10 माइनस 4 करें तो इसका मिलता है हमें 6। गड़बड़ हो गई। जी नजर आ रही है आप लोगों को स्लाइड्स? यस मैम। ठीक है। में लास्ट स्लाइड है इसलिए ऐसे हो रहा है। अच्छा यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 6 माइनस 0 करें। मैम गायब हो गई है अपने स्लाइड शो में किया तो चली गई है। अच्छा चलिए मैं दोबारा दिखाती हूँ। मैम जी यहीं अब से बता दें अगर मसला क्या है। बस जी हो सर गया, आ बता गया दें। अपना सर। अच्छा यहाँ पे आप हो गया देखें 6 माइनस 0 या 10 माइनस 4 करेंगे तो दोनों केसेस में आपके पास आ जाएगा 6 स्लैक, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 या 19 माइनस 13 करें तो क्या आएगा 6, ठीक। यानी आपने सारी एक्टिविटीज का स्लैक या फ्लोट जिसे हम कहते हैं वो कैलकुलेट कर लिया। तो अब आप देखें कौन सा अब आप देखें इसमें कितने पाथ बन रहे हैं। एक ये पाथ बन रहा है 1 2, पाथ भी आपको पता होने चाहिए, पाथ्स कितने बन रहे हैं 1 2 4 5 6, एक ये पाथ है, ऐसे ही है ना 1 2 4 5 6। एक पाथ बन रहा है 1 2 5 6,
ये जो इवेंट्स है ना उनको मैं लिख रही हूँ, ठीक। और एक पाथ आपका बन रहा है 1356 1356। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो आपका पाथ है 1256 ये आपका लॉन्गेस्ट पाथ है। दूसरा, ये वाली एक्टिविटीज जो है वो आपकी क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि आप देखें इस वाले पाथ में ये जो आपको नजर आ रहा है हमारे पास कोई भी स्लैक अवेलेबल नहीं है, 000। इसका मतलब है ये 3 एक्टिविटीज ऐसी हैं कि जिसमें हम एक दिन का भी डिले अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर एक दिन का भी डिले आएगा इसका मतलब है हमारा प्रोजेक्ट फिर 21 या 22 23 इस तरह एक्सटेंड होता जाएगा। तो ये जो आपको पाथ नजर आ रहा है इसका मतलब है द पाथ नंबर 2 दैट इज 1256 इज अवर क्रिटिकल पाथ। एंड द एक्टिविटीज जो भी इनका नाम था ABCD वो आप देख सकते हैं। एक्टिविटीज दिस वन एंड दिस वन, यानी 3 जो है हमारी ये 3 क्रिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो इस पाथ को आप लेबल कर देते हैं या मार्क कर देते हैं किसी और कलर से कि ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। अब बाकी जो आपके 2 पाथ्स हैं ना 1 2 4 5 6 और 1 3 5 6 वो नॉन क्रिटिकल पाथ हैं, ठीक है जी। मैम ये रिपीट कर दें, क्रिटिकल पाथ कैसे लेते हैं? अच्छा, ये देखिए ये पहले तो हमने पाथ आइडेंटिफाई कर लिया ना सारे, टोटल 3 पाथ बन रहे हैं इसमें, ये नजर आ रहे हैं आपको तलहा? ये पता चल गया जी कौन से 3 जी पाथ? मैम, अच्छा, आ रहे हैं। अब आप देखिए कौन सा वाला पाथ ऐसा है जिसमें किसी एक्टिविटी में भी स्लैक अवेलेबल नहीं है? वो पाथ नंबर 2 है ना। ये देखिए ये वाला, इसमें भी 0 है इसका स्लैक, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। इसका मतलब है ये जो पाथ है ना जो हमारा ये वाला बन रहा है 1 2 5 एंड 6 दिस इज क्रिटिकल पाथ बिकॉज इट हैज ऑल क्रिटिकल एक्टिविटीज। इन तीनों एक्टिविटीज में स्लैक जो है या फ्लोट जो है वो 0 है। स्लैक इज इक्वल टू 0। तो जिस भी पाथ में एक्टिविटीज में 0 स्लैक होगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा और उसकी सारी एक्टिविटीज क्रिटिकल हो जाएंगी। मैम इसका मतलब अगर कोई हमारा ऐसा काम है जिसमें किसी में भी स्लैग 0 नहीं है तो फिर उसमें कोई हाँ क्रिटिकल पाथ नहीं होगा? हाँ ऐसे होगा, लेकिन जनरली ऐसे होता नहीं है, कहीं ना कहीं निकल ही आता है। लेकिन ठीक है, प्रैक्टिकली हो सकता है कहीं। हम जनरली ऐसा करते हैं कि जब आप ये नहीं फिक्स कर मैम, देते हैं ना जहाँ कि पे अगर छोटा होगा स्लैक हम्म, किसी पाथ में सबसे छोटा होगा तो हम्म, उसको नहीं कह सकते क्रिटिकल? जैसे 0 ना हो, 1 या 2 हो, किसी एक हाँ एक्टिविटी में आ जाए नहीं फिर। फिर एक्चुअली हम क्रिटिकल इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि है तो सही ना अवेलेबल हमारे पास। हम डिले तो कर सकते हैं या ये कह सकते हैं कि लीस्ट, ये समझ लें कि कोई हम खुद से वर्ड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि प्रेफरेंस सेट कर दें कि प्रेफरेंस वाइज कि हम्म। कौन सा पार्ट जो है वो ज्यादा शॉर्टेस्ट लग रहा है हमें, कौन सा लॉन्गेस्ट है, इस सेंस में हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ना क्रिटिकल आ इसलिए जाता है, वो क्यों आ जाता है क्योंकि हम यहाँ पे उसको फिक्स कर देते हैं ना, ये जो हमने काम किया था कि नहीं हमें हर सूरत जो है ना वो अर्ली फिनिश टाइम जो है वो लेट फिनिश टाइम सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब है हम इसको 20 डेज पे बाउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ। मोस्टली जनरली क्रिटिकल निकल ही आता है कोई ना कोई, ठीक। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे एक चीज आपने और नोट करनी है कि जैसे ये जो है ना 1 2 4 5 6 इसमें आपने ये तो कह दिया कि अच्छा ये भी इसमें भी स्लैक अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है। इसका मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इन दोनों एक्टिविटीज को 2 2 दिन डिले करना है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एक्टिविटी 2 दिन डिले हो जाए, ठीक है, दूसरी एक दिन हो जाए, दोनों एक एक दिन हो जाए, या एक एक्टिविटी 2 दिन हो जाए दूसरी ना हो। यानी आपके पास ये स्लैक भी अवेलेबल है लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनफाइनाइटली आप उसको डिले कर सकते हैं, आप इसको 10 दिन तक भी डिले कर सकते हैं, ठीक है। फिर तो इसका मतलब है कि अगेन प्रोजेक्ट लेट होना शुरू हो जाएगा ना। तो क्रिटिकल, हम जो नीचे वाला पाथ है इसको हम क्रिटिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें हमारे पास एक दिन का भी डिले पॉसिबल नहीं है। बाकी जो 2 पाथ्स हैं उसमें कुछ दिन के डिले अवेलेबल है, एक पाथ में 2 दिन का डिले अवेलेबल है, एक पाथ में 6 दिन का डिले अवेलेबल है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि उसको आप 10-20 दिन तक भी डिले कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये चाह रहे हैं, हमने फिक्स कर दिया कि प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड इन 20 डेज। क्लियर है? इसमें अगर कोई अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। मैम ये नोट 2 to 5 जो है इसमें हमारे पास टोटल 2 वीक्स का स्लैक है ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैम एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ्स हो सकता है? एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ नहीं होने तो नहीं चाहिए, कैसे होंगे? मैम ये हो सकता है ना कि दो जो इवेंट है लॉन्गेस्ट है वो बराबर हो दोनों के, हाँ देन मैंने हो अभी तक सकता कोई है। ऐसी एग्जांपल देखी नहीं है। मैं चेक करती हूँ अगर मुझे कोई मिले तो। मैंने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स किए मुझे तो कभी ऐसा नहीं मिला कि 2 क्रिटिकल पाथ बन रहे हो, लेकिन हो सकता है हो जाए मे बी। मैम होने को तो कुछ ठीक भी है, हो सकता हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो लेकिन देखते हैं, अगर मुझे कोई एग्जांपल मिलती है तो मैं उसको फिर शेयर कर लूंगी। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी देखे हैं
एक ही क्रिटिकल पाथ नजर आ रहा है, क्योंकि लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, क्योंकि हम उसी को कहते हैं ना जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन बन रही होती है, तो उसमें जनरली एक ही बनता है मोस्टली। लेकिन लॉजिक उसकी यही है, अगर आपको कहीं नजर भी आ रहे हैं ना दो पाथ, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसमें फिर जीरो स्लैक होगा अगर। ठीक है, तो और कुछ किसी को पूछना है इसमें, फिर हम और भी एग्जांपल्स कर लेंगे कुछ नेक्स्ट टाइम। नहीं मैम। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि आप लोगों को जो मैंने एक केस स्टडी अपलोड की थी ना, अब चूंकि मिड एग्जाम तो नहीं हो रहा, मैं उसकी एक असाइनमेंट क्रिएट करूंगी। पहले मैंने आपकी असाइनमेंट नहीं रखी थी, लेकिन अब चूंकि मिड नहीं होना तो ज़ाहिर है अब सारी वेटेज फिर वरना क्विजेज की तरफ ही चली जाएगी, क्विजेज और फाइनल की तरफ या प्रोजेक्ट की तरफ, तो इसलिए आपको कुछ मैं असाइनमेंट भी दे दूंगी। ठीक है, तो असाइनमेंट दे दूँ या क्विजेज ही ज़्यादा कर दूँ? मैम असाइनमेंट एक कर दें, देख लेते हैं। असाइनमेंट भी डाल दें मैम। अच्छा चलो मैम ठीक लेकिन है। मैम रमजान पे, असाइनमेंट भी डाल दें और रमजान में भी कहीं ज्यादा कर डालना। दें। अच्छा, क्या हुआ, सॉरी? मैम दोनों चीजें रख लें मैम। ठीक है, सही है। तो फिर जो केस स्टडी वाला काम है ना उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसके में जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगी। 1 वीक का टाइम बहुत है मेरे ख्याल में। मैम ठीक है, हमारे क्विज कितने हो गए हैं? 3 ही हुए हैं अभी तो सिर्फ। अभी क्विज तो में आपका ऐसा करती हूँ, नेक्स्ट वीक में एक और रखती हूँ, सही है? वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो कुछ भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड होगा। वो पुराना मैम ही हाफ है ये हाफ जो कर आजकल लें पढ़ तो रहे हैं? ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, ऐसे अच्छे से समझ भी आ जाएगी। हाँ क्या मैम थोड़ा चीज, थोड़ा होगा ना अगर सिलेबस तो फिर सही है। किस चीज का, क्विज का? यस मैम, ये हाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्योंकि को अभी 2 काफी वीक्स में दिन हो गए डिवाइड हैं ना, करता तो है। फिर जैसे 2 वीक्स का टाइम देती है ना, हाँ, 2 वीक्स वाला हमें वो हम दे टू दें कोई वीक्स वाला सिलेबस। कर लें, बेशक क्विज ज्यादा ले लें हमसे, कोई मसला नहीं है, 2 वीक्स वाला कर लें। 2 वीक्स क्या, ये समझ नहीं आई मुझे। मतलब 2 वीक्स में सिर्फ जो टू पढ़ा होता है ना, वीक्स 2 वीक्स का सिलेबस, अच्छा, उसका एक क्विज अच्छा इस ठीक। तरह करके जो पहले जैसे अच्छा आप दे जैसे रही अभी, थी। अच्छा सही है, तो अभी हमने आज कौन सा लेक्चर किया, आज हमने 8th और 9th लेक्चर किया है ना, तो यानी 6 लेक्चर तक आप कह रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 to यस 6। मैम। ठीक है, सही है, यस मैम। ओके। 1 to 6? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पीएम मैम मतलब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट का मैनेजमेंट। one। ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है, सही यानी है। 6 लेक्चर्स हो जाएंगे ना, तो वो फिर मंडे को हो जाएगा, सही है। छोटा सा होगा तो बड़ा मेहरबानी टाइम पे कंप्लीट कर देगा, सही है। मैम ओके टाइम मैम। पे करते हैं ना आप तो, वैसे भी वो फॉर्म वाला होता है वो तो लेट सबमिट भी हाँ, नहीं होता। तो इसलिए, लेकिन वही ना, मुझे असल में तस्वीरें आ रही होती है ना, ये हो गया तो मैं उसको देखती भी नहीं हूँ, साफ सी बात है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि टाइम पे सबमिट कर देंगे तो इस तरह का कोई इश्यू ही नहीं आएगा। तो अभी जो होगा ना वो तो वो भी मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रखूंगी, लेकिन जब ये न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए हैं ना, तो फिर उससे अगला जो क्विज होगा वो कोई आपको नेटवर्क से रिलेटेड होगा। ठीक है, वो आपको फिर ठीक है मैम टेलीग्राम। वो आप बता दीजिएगा ना जब ठीक है, नेटवर्क वाला हुआ, नहीं तो ये ठीक। इजी होता है ये एमसीक्यूज वाला, या हाँ, फिर अगर सबमिट कराने वाला वो मैम जल्दी हो जाता है खुद ब खुद। ठीक मैम है, ये जो आप देती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्विज, ये ऐसा नहीं हो सकता, इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जितने हमने लगाए हैं वही ये सबमिट कर दे ऑटोमेटिकली, बजाय इसके कि कोई भी नहीं सबमिट। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता, ये तो मतलब हाँ ये मैम मैंने रिस्की देखा होता है है तो। थोड़ा बहुत ना, तो अगर लेकिन ऐसा मैं, कोई ऑप्शन होता अच्छा हो जाता। नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तभी तो फिर इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को टाइम का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। लेकिन अगेन जो मैंने क्विज के ऊपर टाइम लिखा होता है उसके अलावा 5 मिनट मैंने फिर भी दिए हुए होते हैं, इसी वजह से कि जो इंटरनेट इशू या अगर अपलोडिंग में मसला आ रहा है वो, हालांकि इवन सबमिट भी करना होता है वो 10 MCQs आप देखें कितनी देर में होने चाहिए, 10 मिनट भी नहीं लगने चाहिए, कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं होती, फिर भी मैंने 15 मिनट दिए हुए थे ताकि ये मसले ना हो। ठीक मैम है, तो आपने कोशिश 15 करें कि मिनट दिए एक थे आध तो मिनट पहले 10 ही सबमिट दिए करा थे। दिया करें। 15 दिए होंगे मेरे ख्याल में। 15 दिए थे, लेकिन वो तो लिखा हुआ था लेट सबमिशन के लिए। हाँ नहीं नहीं, वो तो इसलिए आता ना, वो इसका मतलब है कि आप जो एक्चुअली ड्यू था ना टाइम वो 10 मिनट था, लेकिन 5 मिनट मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, वो फिर कवर हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल आपके सबमिट ही हो, अगर सबमिट हो गया तो इट मींस इट्स ओके। वो इन्फॉर्मेशन साफ मेरे हो लिए होती है कि अगर मैंने आपको 10 यानी यूँ समझो 5 मिनट का मार्जिन है ना, तो आपका एक्चुअल टाइम 10 मिनट्स है, वो 5 मिनट्स फॉर सबमिशन है। तो अगर आपको ये फॉर एग्जांपल आपने 14th मिनट पे सबमिट कराया ना, तो आपको लिखा आ रहा होगा 4 मिनट्स लेट, लेकिन उसका कोई मसला नहीं है, वो मेरे अपने नॉलेज के लिए है सिर्फ। ठीक है, उससे कोई मार्क्स का ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ओके, फिर हम बाकी कल करते हैं। मैम आपने क्विज़ेस चेक कर लिए, क्विज 1 और 2? तो वो तो रिटर्न हो नहीं गए आप लोगों को। मैम मुझे एक हुआ क्विज है 2 मैम। हुआ है, क्विज 1 नहीं हुआ। मेरे ख्याल में तो सब रिटर्न हो गए हैं। क्या नाम है आपका, सॉरी बताइए। मैम आयमा, आयमा आयमा, रोल रोल नंबर नंबर क्या? 77। 77। आपने सबमिट करवाया था, आपको कोई यस मैम। ऑप्शन तो नहीं आई थी?
अच्छा मैम ठीक है। मुझे एक भी नहीं रिटर्न हुआ वापस क्विज। फिर आप ऐसा करें ना, आपको मैम ये वो तो ओपन पता है ना करके कि देखना पड़ता है, ये पता मैम वो चलता है ओपन मैम, ऐसे हैं तो आ नहीं जाते हैं, आता। अक्सर रिटर्न नहीं होते। हमारी क्लास में भी क्विज टू कुछ का रिटर्न हुआ और बाकियों ने वैसे ही ओपन करके देखा है। अच्छा ठीक है, फिर आप ऐसा करें कि वो जिनका रिटर्न, लेकिन अब वैसे ओपन करके देखें तो मार्क्स नजर आ जाते हैं आप लोगों को या जी नहीं? मैम वो आ हाँ जाते जी हैं, मैम। वो आप बेशक अच्छा ना भी रिटर्न करें और मार्क्स मैम लगा दें क्विज भी वन आ के जाते हैं। क्विज वन के नहीं आ रहे विजिबल, क्विज टू के अच्छा फिर आ चले, गए। अच्छा चले, आप ना हमारी इसी टीम में मिस इकरा हैं, मिस इकरा सईद, ठीक है, आप उनको मैसेज कर दें, वो आपको बता देंगी कि मार्क्स कितने हैं या रिटर्न क्यों नहीं हुआ हुआ। ठीक है, इसी टीम में होंगी, आप उनको चैट बॉक्स में करके ना मैसेज कर दीजिए अपना मैम अपनी नाम वो और roll चेक number। करती हैं हमारे क्विजेस। जी जी, वो मुझे टी असाइन हुई हुई हैं। तो मैम ये जो क्विज नंबर 3 है, हम्म। ये कब हो जाएगा रिटर्न? ये तो हो जाना चाहिए, तो ऑटो चेक था ना, ये तो मैंने ऑटो चेक रखा था इसको कि वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा, तो बस रिटर्न पे क्लिक करने की देर है। मैं मैम भी कर देती देख हूँ। लें आप। मैम ये मैं भी नहीं कर रिटर्न देती हुआ। मैम नहीं हुआ। मैम कुछ ठीक है, मैं भी कर देती हूँ। जी, कुछ पूछना है? मैम कुछ मैम रिटर्न ये हो जो या केस स्टडी अभी के तक क्वेश्चन लगता होंगे था कोई भी रिटर्न नहीं मैम, ये हुआ। किस तरह के क्वेश्चन होंगे केस स्टडी में? केस स्टडी में जो आपने पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड कुछ होगा, मतलब थ्योरेटिकल ही मैम होंगे, इनकी सब्जेक्टिव टाइप के। क्लास में तो मैम डिस्कशन करते हैं ना, तो हमने आंसर दे दिया, तो आपने अगर बोला कि हाँ ठीक है इनफ है ये, तो हमें उसमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितना उसे लिखना है इनके, या अब क्या वो मैं बताना है? मेंशन करूंगी कि मैक्सिमम एक सवाल का के लिए हाफ पेज, या बहुत ही आपके पास डिटेल है तो 1 पेज इज मोर देन एनफ, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैम आप आप चीजें वर्ड्स बोलते बता हैं। दीजिएगा ना। क्या चीज, सॉरी? वर्ड्स। वर्ड्स, वर्ड्स की लिमिट, वर्ड काउंट। यस मैम। यस मैम। इस क्वेश्चन के इतने करने मैक्सिमम। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ लिख दूंगी इस तरह से, ठीक है। मैम बाकी अगर जो आप, सवाल हाँ वो होगा, मतलब किसी टाइप का होगा, तो जवाब भी उसका मतलब खुद भी अंदाजा हो जाएगा ना, अगर कोई बिल्कुल। स्टोरी और ना प्लीज, लिखनी हुई। हाँ, बस एक दूसरे से कॉपी ना कीगा, क्योंकि इसमें आपको पता है कॉपी नजर आई जाएगी, जो आपने कॉपी किया होगा तो बिला वजह में 0 नंबर लगेंगे। तो आपको पता है ये सब्जेक्ट ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कुछ लिखा होगा उसके ऊपर आपको 0 मार्क्स लिखे होंगे, कुछ तो आपने अगर केस स्टडी पढ़ी है तो आपको आंसर दे ही देंगे ना उसका। ठीक है, तो प्लीज खुद से लिखें जो आपके जहन में समझ आ रही है, ठीक है, कोशिश मैम ये करें। काइंडली क्वेश्चन ज्यादा ना नहीं रखिएगा। मैम, कॉपी नहीं करते, सारे क्या बच्चे ज्यादा अच्छे। लिखूं? मैम बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना रखिएगा, फिर वो बहुत नहीं, लेंथी हो जाती है और फिर 2-3 से ज्यादा नहीं होंगे, 2-3 होंगे बस, ठीक है। और बेशक आप उसको हाथ से लिख के तस्वीर लेके अपलोड कर दें, ठीक है, जिस तरह मर्जी कर दें। ठीक है, तो बस जितना भी लिख रहे हैं खुद से लिखें, मतलब 0 नंबर आपके नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने केस स्टडी को पढ़ के लिखा है। ठीक है, कोशिश जो आपने करनी है ना वो ये कि जो अगेन हम क्लास में भी बात करते थे ना, कि जब आप केस स्टडी, एक मैंने क्विज भी लिया था, कि केस स्टडी के साथ जहां भी पॉसिबल हो ना आपके लिए, जहां भी, अगर नहीं पॉसिबल फिर तो कोई बात नहीं, कि आप अगर किसी थ्योरी के साथ कोई लिंक बना सके ना, तो वो आपके जो आंसर है ना उसमें एक समझे बहुत उसकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, उसकी वेटेज बढ़ जाती है। तो वो कोशिश कीजिएगा, लेकिन अगेन अगर नहीं हो सकती तो फिर कोई नहीं हो सकती तो फिर ना कीजिएगा। मैम एक चीज पूछनी थी, अब तो मिड भी जी। नहीं हो रहे, और वो जो एक हमारा प्रोजेक्ट है, ग्रुप प्रोजेक्ट, वो उसकी जगह भी हो रहा है। असाइनमेंट्स नहीं हो सकती? वो तो हो ही नहीं नहीं, रहा वो है। तो कर लें, वो तो अब वो तो करना है ना आप लोगों ने, मैम असल मैंने आपको ये में भी बात पता क्या है, उसके लिए ना एक तो वो लंबी चीज होती है, उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। अभी तक कोई हम्म, ऐसा काम नहीं उस पर कर सके। सारा सारा दिन तो इन्हीं कामों में लगे रहते हैं, आखिरी दिन असाइनमेंट्स होती हैं। तो अगर असाइनमेंट होगी, उनका ये है, उनकी ड्यू एक डेडलाइन होती है, तब तक सब कर रहे होते हैं, तो नहीं, बंदा मैं अभी हाथ लगे अभी कर। प्रोजेक्ट की भी मैं एक असाइनमेंट आपको देने लगी हूँ, वो भी अभी मैं साथ ही अपलोड कर, आज ही मैंने करनी है, कि आपकी जो भी प्रोग्रेस है ना वो आपने लिख के जमा करानी है। मैम हमने तो करना ही उस पे है, वो जो आपने रिव्यू पेपर बताया था, तो उसमें क्या तो प्रोग्रेस होगी? उस पे अगर आपने फॉर एग्जांपल एक एक पेपर भी पढ़ लिया ना, एक या दो तो पढ़े ही होंगे ना, आपको उससे क्या समझ आई उसकी समरी बस लिख देगा एक पैराग्राफ में, जितना भी काम चल किया है। ठीक है, चलें फिर, उसका क्यों ना कुछ इसलिए दिन क्योंकि, मतलब मैम रख लेना ना, क्योंकि ठीक है, अभी उसके तक मैं तो आपको मैम कुछ। इस चलिए। असाइनमेंट के बाद रखिएगा काइंडली मैम, फिर दो इकट्ठी ना हो हाँ। जाए। अच्छा जी, ठीक है, या टाइम ज्यादा दे मैम दूंगी फिर काम इस। बहुत मुश्किल है ये काम आसान नहीं होगा प्रोजेक्ट वाला। जिन्होंने अगर इंडस्ट्री का करना है उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अब तो सुनने में आ रहा है कि वापस हम्म, फुल लॉकडाउन होने वाला है। जी जी बिल्कुल, तो इसलिए मैंने आपको वो जो रिव्यू पेपर वाली ऑप्शन दी है ना, मैंने वो इसलिए दी है कि जिनका, क्योंकि अगर जो लोग विजिट कर सकते हैं या हो सकता है किसी ने कर भी लिया हो,
तो डाटा अगर कलेक्ट कर लिया या डाटा हो सकता है वो जाए बगैर, अगर उन्हें कोई ऑप्शन मिल रही है कि आपको पता है गूगल फॉर्म पे भी क्वेश्चनर बन जाता है ना, तो उस तरह से अगर कोई लोग फिल कर देते हैं, अगर आपने नॉर्मल जो पब्लिक है वही आपका जो है वो टारगेटेड पॉपुलेशन है, तो उनसे फिल हो रहा है, तो फिर आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है तो ठीक है, वरना आप लोग वही सर्वे पेपर वाला काम कर लें बेशक। ठीक है, इसकी आप देखें 20% वेटेज है, अगर थोड़ा सा आप काम कर लेंगे तो आपको फायदा है, आपका ग्रेड ऊपर आ जाएगा। असाइनमेंट फिर मुझे बहुत ज्यादा असाइनमेंट देनी पड़ेंगी। मैम 20 तो बहुत ज्यादा है ना, 20 हम्म, इतनी ज्यादा वेटेज इसकी एक ही चीज की, 15 ये या तो मिड से 20 भी मैंने ज्यादा कहा, होगी, मिड जितनी 15 होगी। और 20 मैंने कहा था ना, इसके बीच में हम करेंगे तो 15 या 20। असाइनमेंट्स अगर करनी पड़े तो कितनी होंगी? मतलब असाइनमेंट भी कम एक से कम आइडिया, 4-5 तो होनी चाहिए ना। 4-5 ज्यादा तो नहीं है वैसे मैम, अभी दो मैम ढाई 4 महीने बाकी। असाइनमेंट्स कर लें। हाँ या तो अभी मैम, जो वैसे आप बाकी प्रोजेक्ट बच्चों मैम से भी प्रोजेक्ट मशवरा के कर लिए लें, लेकिन हम लोग अगर साथ 4 भी नहीं असाइनमेंट्स हैं। में हो जाता है तो हो सकता है बेहतर हो। मैम अगर यूनिवर्सिटी में हो या फिर साथ हो तो फिर वैसे भी इजी हो जाता है, लेकिन खैर मेजॉरिटी जो भी कहेगी। लेकिन अभी फिर जिन लोगों ने कुछ काम कर लिया है फिर वो फिर ज्यादती है ना उनके साथ मैम भी मैम तो। आपको मैम पता किसी ही ने है इतना कितना काम का नहीं काम किया किया। होगा मैम। हाँ, देख ले मैम, मैम जिसने किया है मैम पूछते हैं साथ में पढ़ा कि हाँ बच्चे मैम कह मेरे को रहे अगर हैं भी कि बात काम तो करके किया। आपको बता इन दें। केस किसी को इशू है तो हम वो कर लेते हैं, अगर इशू नहीं है तो फिर असाइनमेंट पे ले रहे हैं। असल में मैम मैं तो उसामा चाह जैन रही ने भी थी। कह दिया। तो सामा के कहने से क्या हो रहा है? सामा कौन उसामा है? बहुत अच्छा बच्चा है, वो काम करता है मैम टाइम अगर किसी ने काम करना था तो उसामा नहीं करना था अभी तक। अच्छा, पे। मैम देखिए काम असल कैसे में करेंगे, सारा कुछ लॉकडाउन हुआ हुआ है, वो जाने ही नहीं देते, इतनी रिस्ट्रिक्शंस डाल दिया उन्होंने। तो अच्छा, वो इसका भी मतलब है जब मतलब लॉकडाउन नहीं था तब आप लोगों ने कुछ नहीं किया? नहीं। मैम तब हम परेशान थे मैं ना, सच से यूनिवर्सिटी बता रही हूँ। जाएंगे, यूनिवर्सिटी हम परेशान मैम नहीं, सॉरी देख खुश थे क्या कि कि मैम नहीं। यूनिवर्सिटी मैम जाएंगे, फिर हम तो 15 का यूनिवर्सिटी वेट कर वाले रहे थे जो है फिर वो यूनिवर्सिटी हमें, जाएंगे। बिल्कुल, असल में हमने तो देख लें करिए, प्रोजेक्ट भी बहुत सोचा था कि आईएसटी मैथ्स का करेंगे, हमारे असल पास में ये हो प्रूफ है। जाता ना अगर, तो आप लोगों को बहुत फायदा होना था, मैंने तो इसलिए प्रोजेक्ट रखा था, मतलब मैम बिल्कुल, ये फायदा तो था। बात है। मैम अगर यूनिवर्सिटी होते साथ होते तो हम कर लेते, लेकिन इस तरह से सारे अपने अपने घर बैठे हुए हैं तो अच्छा चलिए, मुश्किल फिर होगा। मैं इस प्रोजेक्ट की नेचर को चेंज कर दूंगी कुछ, ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि कम से कम आपसे 10 पेपर पढ़वाऊं। मैंने ये काम जरूर करवाना है, ठीक है? मैम एक एक बात सुने ना, जैसे आप हमें केस स्टडी देती हैं कि जी। 1 वीक का टाइम है या इस तरह है, आप ये केस स्टडी पढ़ लें, कोई हम्म, एक आध दफा आप कोई हमें रिसर्च पेपर दे देना, वो भी तो हम्म। असाइनमेंट बन सकती है ना। लेकिन फिर वो मुझे बहुत सारे सबको सबको अलग अलग देने पड़ेंगे ना, आप सोचें। तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ थोड़ा सा तो आप अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट खुद देखें ना, कि फॉर एग्जांपल आपको एजुकेशन सेक्टर में इंटरेस्ट है, आपको मैन्युफैक्चरिंग में है, आपको हॉस्पिटल तो मैम ग्रुप को उसमें दे है या देना कि टूरिज्म आप में है। इससे रिलेटेड 3 से 4 रिसर्च पेपर पढ़ लें, उसके हाँ, मुताबिक लिख और मतलब लें। उसका 10 ना करें कंपैरिजन। ना, जैसे हमें प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो इस तरह भी आप एक ग्रुप असाइनमेंट कर लेना, वो जो है वो इस तरह की कर दे, उसकी ज्यादा वेटेज भी नहीं होगी, जैसे 20% नहीं 5% हो जाए, और बाकी जो है वो असाइनमेंट्स हो जाए, तो चलिए वो ठीक है, मैं इस हमारा पे दोनों कोशिश तरफ से। करती हूँ फिर, लेकिन आप मुझे सोच अगर लेना। किसी ने कुछ काम कर लिया तो प्लीज वो मुझे ना मैसेज कर दे, ठीक है? बाद में मुझे कोई ना कहे मैंने तो क्वेश्चनर भी बना लिया था, वैसे तो इतना अच्छा कोई नहीं आप में से मुझे उम्मीद है, लेकिन फिल भी करा लिया था। कोई है ऐसा तो अभी अच्छे बता दे। हैं लेकिन मजबूर है मैम, अब क्या करें, हमें मैम बहुत काम बनाया है। तो हुआ क्वेश्चन नियर में। मैम बनाया हुआ है मैम लेकिन बने सबमिट नहीं हुआ। बताया हुआ है पर उसको इतना तो टाइम नहीं लगता, वो 15 क्या वो मिनट ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि वो ऑनलाइन फिल हो सके? ऐसा नहीं था? मैम हो मैम सकता सभी है फिर ऑनलाइन कर भी नहीं ना सकते। मैम हो मतलब जाएंगे ऑनलाइन, तो इतना इश्यू तो नहीं है ऑनलाइन में। जी तलहा, आपने एम्प्लॉयज से करवाना था ना मेरे ख्याल में, कुछ हॉस्पिटल वाला नहीं था जी आपका? हॉस्पिटल का था, डॉक्टर से मैम, वो तो हो जाएगा, डॉक्टर्स कर डॉक्टर्स तो देंगे ऑनलाइन? ये कोरोना हो कर जाएगा देंगे। तला को, तला हॉस्पिटल में जाना कब ये अच्छा वहां ऐसा से। करें, मुझे जिसने कुछ काम कर लिया है ना और जो ये प्रोजेक्ट करना चाहता है वो मुझे प्लीज ना आज या आप मैक्सिमम कल तक मैम ना काइंडली मैसेज मैम करके बता काइंडली दें, ठीक? आप ऐसा करें, आप जो कह रही थी ना कि आप असाइनमेंट क्रिएट करेंगी, आप असाइनमेंट क्रिएट करवा लें, फिर बच्चे सब बता देंगे कि उन्होंने कितना कितना काम किया हुआ है, तो फिर आप उस हिसाब से देख लें कि हमने मेजोरिटी ने कितना काम किया हुआ है, तो फिर आप उस तरह का नहीं, डिसीजन ले लें। तलहा इतना लंबा काम ना बताओ मुझे। इतना मतलब लंबा मैम काम ठीक है, बच्चे जैसे टाइम आपने उसमें बताया। गुजर जाएगा, मैम तुम बता दो मैम ना। वो मैम सीआर दूसरी आप मैम बता से बता पता लगे। सीआर मैम सब मैम बात करके सीआर को बता देते हैं, फिर वो दूसरी आपसे मैम हाँ कर बस ठीक। लेंगी ना चेक।
बस असल में अगर किसी, मैं आपको बताऊँ ना कि जो प्रोजेक्ट वाला काम है ना इंडस्ट्री वाला, ये हम छोड़ देंगे, मैं फिर दूसरी साइड पे आ जाऊंगी, वो रिसर्च पेपर की समरी टाइप के ऊपर, ठीक है, उसका कंपैरिजन उसके ऊपर आ जाएंगे। लेकिन मुझे अगर किसी ने को लगता है कि उसने काम किया और वो करना चाहता है, तो बस वो सिर्फ मुझे मैसेज करके बता दे, ठीक है, वरना ज्यादातर ने तो नहीं किया हुआ ना, मैक्सिमम तो अभी और आप लोग किसी नहीं का किया है। टाइम जाया ना हो, हाँ, अगर अगर कोई किसी ने कुछ मेहनत काम कर किया चुके हुआ है ना, हैं तो किया हुआ है, तो वो मुझे प्लीज मैसेज करके बता दें, फिर मैं देखूंगी कि उनके काम को आगे लेके जाया जा सकता है या नहीं, या मैं उनको कुछ डिफरेंट टास्क दे दूंगी, बाकी लोगों के लिए फिर वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। मैम असाइनमेंट्स इसलिए कह रही है क्योंकि अब हमें भी आदत है, इतनी ज्यादा असाइनमेंट्स होती हैं, तो हाँ ठीक, जो चल रहा चलें है वो सही, चलने देते हैं। ठीक है, कुछ करते हैं इसका, ठीक है, ओके, फिर ओके। कल बाकी करते हैं। मैम एक बात, जी जी। मैम ये जो असाइनमेंट्स होंगी, जो आपने रिसर्च पेपर पढ़ाने हैं, मैम ये ग्रुप में होंगे या इंडिविजुअल होगा? ये तो इंडिविजुअल होना चाहिए ना। मैम ऐसे ग्रुप में नहीं हो सकता? आप खुद ही तो कहते हो ग्रुप में, हम लोग तो मेल भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, फिर ग्रुप में कैसे होगा काम। नहीं मैम, मैम मैं रिसर्च कोई पेपर तो ऐसे पढ़ सकते हैं ना? रिसर्च पेपर तो ग्रुप में हो सकता है ना, कि वो तो मैम रिसर्च पढ़ना है पेपर तो पढ़ने वाला काम है ना। टीम्स पे कॉल करके मैम कर लिया, एक दूसरे से कंसल्ट करके कि ये चीज़ नहीं समझ आ रही, तो इसको एक्सप्लेन कर अच्छा, दिया। अगर अगर ग्रुप में किया ना, तो फिर मैं रिसर्च पेपर की क्वांटिटी ज़्यादा कर दूंगी, ठीक है। अगर इंडिविजुअल हुआ तो रिसर्च पेपर्स की क्वांटिटी कम होगी, ठीक है, ये मैं फिर देख लूंगी। चले मैम, आप इस लेकिन पे इस तरह एक दफा करते सोच लेना, फिर दोबारा एक एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन कर लेंगे। हैं, हाँ जी, ठीक है, चले सही है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। बता देंगे मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।